जय हिंद। आज के वीडियो में पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होता है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है और पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां मदद करती है। आज पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीका से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को पूरी शुरू से अंत तक बने रहेगा और बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र में होता क्या है। ऐसे कोई भी जटिल अणु, चाहे खाद्य पदार्थ रहे या कोई भी चीज रहे, खाने वाला कोई भी ऐसा पदार्थ जो जटिल अणु से सरल अणु में कन्वर्ट होता है, वही प्रक्रिया को पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी जटिल अणु बड़ा अणु जैसे छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। इसमें देखेंगे कि पाचन क्या क्या चीज में होता है, क्या चीज का पाचन नहीं होता है, क्या चीज को डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है, क्या चीज को अवशोषित करने के लिए कितना लंबा समय लगता है, क्या चीज प्रोसेस कैसे कैसे होता है। पहले बात करेंगे कि जल वगैरह, जल, विटामिन और खनिज, जल, विटामिन, खनिज, इन सभी का पाचन नहीं होता है। ये डायरेक्टली रूप से ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। मतलब हमारा बॉडी पर्सनली रूप से क्या करता है, मिली रूप से डायरेक्ट रूप से इसको अवशोषण कर लेता है। इन सभी का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है सबके, क्योंकि हमारा बॉडी इन लोगों को जल वगैरह जब हम पानी पीते हैं तो हम डायरेक्टली रूप से क्या करता है, हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे कण होता है, एकदम मिली रूप से, एकदम इसको देखिए, इस कण को आप देख भी नहीं सकते। मतलब मिली रूप से क्या होता है, पूरे छोटे छोटे कण होते हैं, इसकी वजह से इसको पाचन नहीं होता है, ये ऑब्जर्व रूप कर लिए जाते हैं बॉडी के से। उसके बाद देखेंगे कि ये जटिल अणु से सरल अणु में कन्वर्ट होता है। मतलब कोई भी डाइजेस्टर में क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी बड़ा अणु जो होता है तो छोटे छोटे अणु में बांटने के बाद उसका लास्ट में ऑब्जर्व किया जाता है। तो कोई भी बड़ा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, तो वो बहुत बड़ा अणु रहता है, उसको हम हाथ से पहले तोड़ते हैं, उसमें मुंह में डालने के बाद वो भोजन को बहुत बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे दांत उसको पीसने का काम करता है, और पीस करके हमको ग्रस नली के सहयोग से हमारा आमाशय वगैरह में जाने के बाद भोजन का शुरुआत होता है पचना। तो यानी स्टार्टिंग में जो है जटिल अणु से सरल अणु में निर्माण होता है। और पाचन जो एक है फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। देखिए फिजियोकेमिकल प्रक्रिया कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। जब भी मतलब हम लोग भोजन करते हैं तो स्टार्टिंग में इसको फिजिकली रूप से वर्क करते हैं। हम हाथ से भोजन को तोड़े, इस रोटी वगैरह को तोड़े और उसके में मुंह में डालें। मुंह में डालने के बाद ये भोजन को बहुत बेहतरीन तरीका से दांत पीसने का काम करता है, छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करता है। यानी पहला हमारा फिजिकली वर्क हो रहा है, ऐसे ऐसे पूरा मतलब उसको क्या करते हैं, काट करके छोटा छोटा कर देते हैं। उसके बाद ये जब भी होता है तो जीभ के सहयोग से ही होता है। जीभ और दांत आपस में मतलब सहयोग करने से होने के बाद वो भोजन छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूट जाता है। उसके बाद लार ग्रंथि जो स्रावित होता है वो लार से पूरी तरीके से मिल जाता है। तो बात करेंगे इसके बाद कि ये फिजियोकेमिकल प्रक्रिया मतलब आगे फिजिकली रूप से उसको क्या करता है कि एकदम भोजन को पीस देते हैं, पूरा तोड़ ममोड़ देते हैं। तोड़ने ममोड़ने के बाद केमिकली प्रक्रिया क्या है, तो जो भी एंजाइम वगैरह स्रावित होते हैं वो एंजाइम लिक्विड के फॉर्म में स्रावित होता है, तो केमिकली प्रक्रिया हो गया। और फिजिकल मतलब क्या, कि जो बाहरी आवरण से जो उसके ऊपर वर्क करते हैं, मतलब फिजिकली रूप से ऐड जोड़ करते हैं, उसको तोड़ ममोड़ करते हैं, वही फिजिकल प्रक्रिया हो गया। तो ये पाचन कैसा प्रक्रिया है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। उसके बाद इसमें ध्यान देंगे तो देखिए इसमें भोजन मेन रूप से इसलिए करते हैं कि भोजन के पाचन के बाद ऊर्जा हमें मिलता है। मतलब भोजन जब पाचन हो जाएगा तो हम लोग को बॉडी में क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो भोजन से हमें मिलता है ऊर्जा। उसके बाद ध्यान देंगे तो इतनी सारी प्रक्रिया के बाद हम शुरुआत करते हैं कि भोजन को हम हाथ के माध्यम से तोड़ते हैं या फिर हाथ के माध्यम से उठाते हैं और उसको मुंह तक यानी मुख गुहा तक पहुंचाते हैं। और मुख गुहा में सबसे पहले वर्क करता है तो उस पर दांत वर्क करता है कि कोई की खाद्य पदार्थ को हम दांत से ही काटने का काम करते हैं। तो मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। पहले हम दांत की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। मानव जीवन में टोटल दांत कितने आते हैं, बच्चों में दांत कितने होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं, कौन से दांत काटने का काम करता है, कौन से दांत चीरने का काम करता है,
कौन से दांत चिबाने का काम करता है तथा कौन से दांत पीसने का काम करता है। उसके बाद लार ग्रंथियां से सारे भोजन सही से सम्मिलित होते हैं और मिलने के बाद वो ग्रास नली के सहयोग से हमारा अमाशय में जाता है। तो पहले बेहतरीन तरीके से दांत के बारे में समझिए कि मेरा दांत कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से उसका भाग है, कौन सा उसका वर्ग है। तो बहुत बेहतरीन तरीका से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आगे में जो 4 दांत होता है, ये 4 दांत, ये जो 4 दांत होता है इसको बोलते हैं इंसीजर। हिंदी में इसको कृंतक बोलते हैं। अब देखिए इंसीजर जो की संख्या जो होता है ऊपर में 4 होता है और नीचे में भी 4 होता है। हम ऊपर वाले भाग को पढ़ लेंगे, उसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो टोटल दांतों की संख्या निकल जाएगा। तो ऊपर वाले दांत में इंसीजर की संख्या कितना होता है? 4। उसके बाद देखिएगा तो 4 दांत के बाद एक लंबा लंबा दांत थोड़ा थोड़ा रहता है, मतलब इंसीजर की तुलना में थोड़ा वो लंबा दांत है, उसको बोलते हैं केनिन। केनिन जो होता है थोड़ा लंबा लंबा इससे होता है, इस फॉर्म में होता है केनिन। इस दांत को बोलते हैं रदनक। अब देखिए रदनक का जो कार्य है सो भोजन को काट चीरने वगैरह का काम करता है, मतलब कोई चीज को चीर देगा या तो भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये रदनक ये मांसाहारी जंतु जितनी जैसे शेर वगैरह या फिर कुत्ता जो दोनों चीज में आ जाता है, तो इन लोगों का देखिएगा कि केनिन लंबा लंबा होता है क्योंकि उनका मेन वर्क है मांसाहारी जंतुओं को मांस वगैरह को चीरना और फाड़ना। इसीलिए मांसाहारी जंतुओं में देखिएगा शेर वगैरह में ये लंबा लंबा दांत पाया जाता है केनिन, और इंसीजर उसकी तुलना में बहुत छोटा छोटा रहेगा, मतलब एक सहयोगी फॉर्म में। उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद जो दांत आता है वो प्रीमोलर होता है, और प्रीमोलर को बोलते हैं हिंदी में आगे चबाना। प्रीमोलर आगे चबाना। ये जो 2 दांत होते हैं इसको बोलते हैं प्रीमोलर। ये 2 दांत को प्रीमोलर बोलते हैं, इसको केनिन बोलते हैं और इसको इंसीजर बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में जो 3 दांत होते हैं इस 3 दांतों को बोलते हैं मोलर, जबरनक। हम बेहतरीन तरीके से इसको समझने के प्रयास करें कि दांत के में क्या क्या पाया जाता है। देखिए एक दांत को हम बाहर निकालते हैं और उसको इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं। इस दांत का जो बाहरी आवरण, एक दांत को हम बेहतरीन तरीके से बाहर निकालेंगे और उसको देखेंगे कि क्या क्या उससे मिलकर के बना होता है। देखिए दांत एक्चुअली में कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। ये एक विशेष प्रकार के जटिल अस्थि से मिलकर के बना, अस्थि नहीं बोलेंगे, इस जो है विशेष प्रकार के ऊतक से मिलकर के बना होता है और बहुत ही कठोर आवरण होता है जो बाहर में आवरण होता है। इस बाहरी आवरण को बोलते हैं इनामेल। इनामेल जो होता है दांत का सबसे बाहरी आवरण और चमकीला भाग होता है और ये बहुत ही कठोर होता है, और कठोर होने के वजह से ये कुछ भोजन वगैरह को आसानी से उसको चबाने, पीसने और कूटने का काम करता है। इसके बाद देखेंगे तो ये बीच में नीचे में चेंबर पाया जाता है जिसको बोलते हैं गुहा पर छोटा मतलब खाली स्थान पाया जाता है। उसके बाद ध्यान देंगे इसमें ये वाला भाग जो होता है डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन, देखिए डेंटाइन में क्या होता है कि ये इनामेल जो होता है दांत का सबसे ऊपरी आवरण होता है जो चमकीला हमेशा चमकते रहता है और ये बहुत ही कठोर। अब बोलेगा कि पूरा बॉडी का, पूरा शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है तो उसको बोलेंगे इनामेल। इनामेल एक कठोर भाग है, लेकिन बोलेगा कि पूरा बॉडी का सबसे मजबूत भाग कौन है तो वो जबड़ा की हड्डी होता है। मजबूत और कठोर में बहुत अंतर है। यहाँ पर बोला कि इनामेल सबसे कठोर भाग, कठोर का मतलब होता है पूरा हार्ड और मजबूत का मतलब होता है वो लचीला भी है तो मजबूत है, मतलब हर तरीका से वो मजबूत है। इसमें बात करेंगे कि इनामेल जो होता है ऊपरी वाला आवरण को बोलते हैं और उसके जस्ट नीचे वाला आवरण को बोलते हैं डेंटाइन। ये ज्यादा कठोर होता है और इसे कुछ कम कठोर होता है। ये ज्यादा कठोर भाग होता है, इनामेल होता है कठोर भाग होता है, डेंटाइन इसके कंपैरिजन में कुछ कम कठोर होता है। और ये देखिएगा ये सब में पाया जाएगा गुहा जिसको मतलब खाली स्थान होता है। अंदर में दांत तो तोड़िएगा टूटता है तो अंदर में देखिए खाली जैसा स्थान पाया जाता है, उसको बोलते हैं चेंबर। उस स्थान को क्या बोलते हैं? चेंबर।
अब आगे ध्यान देंगे कि दांत में क्या क्या क्षतिग्रस्त भी होते हैं कुछ समय होने के बाद, और कौन कौन से दांत दूध दांत होते हैं, कौन कौन से दांत निकलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब स्टार्टिंग में उनके दांत आते हैं तो उनको बोलते हैं दूध दांत, क्योंकि उस समय बच्चा दूध ही पीता है, इसलिए उनको दूध दांत के नाम से ही जाना जाता है। और दांतों की संख्या जो टोटल होता है वो 20 होता है। बच्चों में जो दूध दांत होता है टोटल कितना संख्या होता है, वो 20 होता है। 20 दांत के बाद ये 20 दांत होता है, कुछ समय के बाद 10 से 12 वर्ष के बाद बच्चों में ये दांत टूट जाते हैं, और टूटने के बाद फिर से नए दांत आते हैं। तो देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में, अडल्ट में यानी वयस्क मनुष्य में जो है से टोटल 20 दांत तो ये टूटने के बाद आता है, और प्लस में 12 दांत जो आते हैं, 12 दांत बाद में आते हैं, मतलब दूध के दांत टूटने के उस समय जो बाद में आते हैं वो हमेशा के लिए बने रहते हैं। एक बार आने के बाद वो दोबारा टूटते हैं तो नहीं बनते हैं, तो ये जीवन काल चलने वाले दांत हैं। अब बोले कि बीच में तो टूटे तो उसके बाद दूसरा है, लेकिन मतलब एक बार टूटने के बाद ये दांत दोबारा नहीं बनते जो 12 दांत ऐसे। तो 20 दांत दूध का दांत कहलाता है जो बचपना में आता है, और ये टूटने के बाद 10 से 12 वर्ष के एज में बच्चों को ये दांत लगभग टूट जाते हैं, और टूटने के बाद फिर से 20 दांत आते हैं, और लास्ट उसके बाद 12 दांत ऐसे आते हैं जो एक बार आने के बाद वो दोबारा फिर से नहीं बनते हैं। और वो टोटल दांतों की संख्या देखिएगा तो यहाँ पर 32 टोटल दांत हो जाते हैं, टोटल दांत 32 हो जाते हैं। इसमें देखेंगे, ध्यान करेंगे तो अब इसमें देखिएगा तो फर्स्ट ये तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के दांत बना होता है, और विशेष प्रकार के ऊतक से मिलकर के बना होता है। इसमें देखिएगा कि फ्लोरीन के कारण दांत जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है। फ्लोरीन के कारण क्या होता है, दांत क्षतिग्रस्त होता है। और बहुत सारे में देखिएगा कि दांत में जगह जगह पर फोड़ा जैसा पाया जाता है, मतलब खाली स्थान पाया जाता है, तो एक फ्लोरीन वगैरह जब ज्यादा उसमें हो जाता है तो उसके कारण दांत क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। और वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि टूंगना, मतलब बहुत सारे लोग देखिएगा खाना वगैरह खाने के बाद उसको टूंगते रहते हैं, मतलब निकालते रहते हैं अंदर से, वो जो कैविटी यानी खाली स्थान होता है वहां पर भोजन के कुछ कुछ कनाट आ जाते हैं तो उसको निकालते रहते हैं। हालांकि उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं निकलेंगे तो वहां पर बैक्टीरिया फैल जाएगा और धीरे धीरे और भी दांत को नुकसान कर सकते हैं। तो वो खाली स्थान होने की वजह से ऐसा होता है। और ये मतलब रियली 20-22 वर्ष की एज में से कुछ होता नहीं, इसके जैसे ही ओवरलैप करता है एज वगैरह 40-30-40 वर्ष होते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में दांत का जो भाग है वो सड़ने लगता है। उसके बाद बात करेंगे, इसमें देखिएगा तो दांत में कभी-कभी क्या होता है कि डेंटाइन वगैरह का बाहरी आवरण जो होता है, डेंटाइन या इनामेल वगैरह, ये सब पीलापन पड़ने लगता है। तो अगर जो बैक्टीरिया वगैरह सही मतलब पनपने लगता है, दांत सही से नहीं धोया जाता है, मंजन वगैरह सही से नहीं किया जाता, तो उस सिचुएशन में दांत जो है क्षतिग्रस्त होने लगता है। आगे इसके बात करेंगे, फ्लोरीन के कारण दांत क्षतिग्रस्त वगैरह होता है। उसके बाद देखिएगा कि लाल दांत में सड़न वगैरह शुरू होने लगता है, तो दांत बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीका से सही वगैरह साफ नहीं करने वजह से उसमें दांत में सड़न आने लगेगा। तो दांत में सड़न जब आएगा तो बहुत ही मतलब उसको क्या बोला जाए, इतना तरीका से दर्द होता है कि एहसास में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये दांत में क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए दांत में इंसिजर यानी कृंतक, उसके बाद रदनक, कैनिन, आगे चवानक के बारे में इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को बात करेंगे। ये क्या होता है फार्मूला दांत के निकालने का? देखिए पहला तो है इंसिजर, उसके बाद है कैनिन। कैनिन को क्या सी से डिनोट करेंगे, उसके बाद प्रीमोलर को पी आर से डिनोट करेंगे, और चवानक यानी मोलर को एम से डिनोट करेंगे। जिस तरीके से दांत ऊपर होता है उसी तरीके से दांत के नीचे भी भाग होता है। तो यहाँ पर भी इंसिजर हो जाएगा, और एक कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान दीजिएगा, एक अडल्ट यानी वयस्क मनुष्य में दांतों की जो संख्या होता है, इंसिजर देखिए ध्यान से। अभी दांतों को ऊपर वाले भाग के बारे में पढ़े थे, अब दांत को दो भागों में, ऊपर भी दो भागों में बांटेंगे। एक भाग ऊपर था, एक भाग नीचे। ऊपर वाले भाग को जो टोटल 16 दांत हैं, इन 16 दांत को 20 से बांट दीजिए 8-8 दांत में। आप देखिए ये इंसिजर की संख्या एक साइड में कितना बचा, 2 इंसिजर बचा, तो यहाँ पर इंसिजर की संख्या 2 लिख देंगे। उसके बाद कैनिन की संख्या कितना इधर 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद मोलर की संख्या कितना है टोटल 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और जिस तरीका से ऊपर होता है उसी तरीका से नीचे भी दांत होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इंसिजर की संख्या भी 2, कैनिन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 21 बटा 21 बटा जो 21 है ऐड करेंगे तो 2 1 3, 2 5, 5 और 3
8, तो 8 ऊपर हो गए, यानी 8 ये वाला भाग, तो 8 ये वाला भाग, तो 8 8 16, और 16 दूनी जिस तरीके से ऊपर है उसी तरह से नीचे भी दांत है, तो 16 दूनी टोटल कितना हो गया 32। इसके बाद हम बात कर चुके थे बच्चे में, देखिएगा क्या होगा ऐसे बच्चों में, ये देखिए इंसीजर भी दो होते हैं, देखिएगा दूध दांत आने के लिए इंसीजर वगैरह सामने वाला दांत आराम से आ जाते हैं, इसलिए जलीय रूप से जब माँ वगैरह देखते हैं रोटी वगैरह बचपना में देते हैं नमक वगैरह लगा के, तो आराम से काट के खाते हैं, तो इसी तरीके से उसको काट के खाते हैं, यानी आगे वाला इंसीजर से ही, तो इंसीजर की संख्या उनमें होता है, तो ये हो गया 2। उसके बाद देखिएगा कि इसमें कैलिन भी निकाल जाते हैं, तो कैलिन की संख्या 1 हो जाएगा। प्री मोलर जो होते हैं बच्चे में नहीं होता है, ध्यान से, प्री मोलर की संख्या जिसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, ये बच्चों में नहीं होता है, ये बाद में दांत निकलते हैं, तो इसकी संख्या नहीं होती, इसके कारण 0 हो जाएगा। और देखिएगा थर्ड मोलर, प्री मोलर बच्चों में क्या होता है नहीं होता है, और थर्ड मोलर भी बच्चों में नहीं होता है, तो एक प्री मोलर की संख्या ये 2 और एक 3, तो टोटल मतलब करेंगे तो यहाँ पर मोलर गैमो मोलर लास्ट में तीसरा नहीं, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। ध्यान से देखेंगे तो यानी प्री मोलर तो एक भी नहीं होगा, लेकिन मोलर में 3 गो में एक गो नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ टोटल 3 गो, यहाँ पर कितना हो गया 2। अब उसी तरीके से नीचे भी 21 0 कितना हो जाएगा 2। अब इसको ऐड करके देखेंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे 10 हो गया, और 10 दूनी जिस तरीके से 10 ऊपर है 10 नीचे भी है, तो 10 दूनी 20, तो पता चल गया कि बच्चों में दांत की संख्या कितना होता है 20, जिसे दूध की दांत बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे, देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला हो गया दोनों का बच्चों का। अभी 4 भाग, इसको 4 भाग में करने के बाद मतलब 8 इधर 8 इधर, तो 8 दूनी 16, और 16 ऊपर तो 16 नीचे भी होता है। देखिए ये भोजन, आज हम लोग चलते हैं पाचन तंत्र के अंतर्गत कि आहार नाल क्या होता है, और एक तरफ ग्रंथियां बांटेंगे कि आहार नाल से भोजन ऊपर से नीचे तक आता है, और ग्रंथियां वगैरह से जो लाल स्रावित होते रहता है उसको देखेंगे कि कौन कौन से ग्रंथियां से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। इसमें कुछ बहुत सारे बात छूट गए, फिर से डिस्कशन कर देते हैं कि जो है हाथी वगैरह में जो बाहर में दांत से जो निकला हुआ होता है, वो उनको दांत जो होता है आपको बोलेंगे कि वो कौन दांत होता है, तो बहुत सा जरूरी बात है कि आपको हर लोगों को लगेगा कि वो केविन होगा, क्योंकि केविन ही जैसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा संख्या वाला बड़ा वाला दिखाई देता है, तो ऐसी बात नहीं है। ध्यान से सुनेंगे तो जितनी भी सारे मांसाहारी जंतु होते हैं जैसे शेर कुत्ता वगैरह, इन सभी में इन केनिन की संख्या, केनिन जो होता है बहुत लंबा लंबा होता है, क्योंकि उन लोग को भोजन को चीरने का काम करते हैं, इससे चीरता है फाड़ता है भोजन को। लेकिन हम देखेंगे ध्यान से कि हाथी जो है एक शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जंतु होने की वजह से वो मांस वगैरह को नहीं खाता है, यानी शाकाहारी चीज को खाता है, इसके कारण वो उसका जो होता है सिर्फ केनिन नहीं होता, वो बाहर में जो निकला होता है ये वाला दांत निकला होता है, ये और ये वाला दांत, यानी इंसीजर में जो लास्ट वाला ये दोनों इंसीजर होते हैं ना, यही इंसीजर बाहर को इस तरीके से निकला होता है। अब उसको बात करें कि उसका काम क्या है, तो एक्चुअली में हर जगह पर कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन होता है। उस दांत से हाथी चिबाने का वर्क नहीं करता, खाने का वर्क नहीं करता, बल्कि अपने आप को सुरक्षा प्रदान करता है। अभी हम बात कर रहे थे कि दांत के बाहरी आवरण जो होता है इनामेल होता है, और उसके बाद वाला जो आवरण होता है वो डेंटाइन होता है। तो इनामेल सबसे कठोर भाग होता है, और वो किसी भी जब कोई जंतु पर हमला करता है तो उससे सुरक्षा का वर्क करता है हाथी। उस दांत से जो बाहर में दांत जो निकला होता है लंबा, उस दांत से सुरक्षा का काम करता है हाथी। उसके बाद डेंटाइन अंदर की भाग होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है, और चेम्बर अंदर में गुहा पाया जाता है। आगे चलते हैं, ये मांसाहारी हो गया, यानी मांसाहारी में ये केनिन जो होता है लंबा लंबा होता है, और एक शाकाहारी जंतुओं में केनिन छोटा छोटा होता है। चलिए चलते हैं हम पाचन तंत्र पे। हम यकीन करते हैं कि आप दांत से बेहतरीन तरीके से हम भोजन को बहुत बेहतरीन तरीके से चिबा लिए हैं, और उसको पीसने के बाद उसको क्या करेंगे कि हमारे जीभ के सहयोग से बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है लार के साथ। तो अब जीभ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इस तरीके से जीभ होता है। अब जीभ में क्या देखेगा, तो ये बाहर वाली जो आवरण होता है ऐसी तरीके से आवरण होगा। देखिए
जीभ पीछे की तरफ मांसपेशी से लगा होता है, जो कि वहां अस्वतंत्र होता है, लेकिन आगे की ओर जो जीभ होता है, ये जीभ आगे की तरफ स्वतंत्र होता है और एक बेहतरीन तरीका से हम अपने अनुसार इसको इधर उधर इस तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं, हम अपने जरूरत के अनुसार। उसके बाद मतलब इसका जहां तक मतलब जाने का होगा वहीं तक तो जाएगा ना। उसके बाद देखेंगे कि इसकी जीभ में छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जीभ के तलियों पे, जिसमें हम लोग जिव्या करते हैं उस समय देखिएगा छोटा छोटा अंकुर के जैसा रहेगा, मतलब घर्षण के। और ये खास करके जानवर वगैरह में और भी ज्यादा रुखड़ा होता है। अगर जो किसी को बेहतरीन तरीका से करे तो लगता है कि खखोल दिया, इस तरीका से लगता है, लगा कि कांटा नुमा जैसा रचना पाया जाता है। तो उन लोग में बहुत बेहतरीन तरीका से हम देख सकते हैं कि उनकी जीभ पर जो है छोटे छोटे अंकुर बेहतरीन तरीका से पता चलता है। लेकिन हम लोग का हल्का सॉफ्ट होता है मानव का, इसलिए उसमें पता नहीं चलेगा कि अंकुर है या नहीं, लेकिन एक्चुअली में होता है। आप जीभ वगैरह करेगा तो उस समय करने के बाद छोटा छोटा अंकुर की जैसा रचना दिखाई देता है सही से देखने के बाद। वो छोटा छोटा अंकुर को भी बोलते हैं स्वाद कन्या। स्वाद कन्या स्त्रियों में अधिक होता है और पुरुषों में कम होता है। इसीलिए देखिएगा ज्यादातर स्वादिष्ट चीजों के लिए स्त्रियां ज्यादा मतलब भीड़ लगाती है। पानी पूरी जहां पर ठेले वाले चलते हैं वहां पर देखिए स्त्रियां का ज्यादा भीड़ भाड़ होता है। आगे बात करेंगे तो देखिए जीभ के आगे वाले भाग से मीठा का एहसास होता है और ये किनारे यहाँ बगल वाले भाग से, इसके जस्ट यहाँ पर वाला जो भाग होता है इसके वाला भाग से, ये वाला भाग और ये वाला भाग से जो है से नमकीन का एहसास होता है। और ये वाला जो भाग है बगल के किनारे वाला भाग, इस भाग से खट्टा का एहसास होता है। और ये वाला भाग इस फॉर्म में ये वाला भाग है, इससे कड़वा का एहसास होता है। तो फिर से जीभ के बारे में ध्यान देंगे। जीभ जो है आगे की ओर स्वतंत्र होता है, हम अपनी जरूरत के अनुसार इसको इस साइड कर सकते हैं। भोजन वगैरह में दांत वगैरह में देखिएगा कोई खाने वाला भाग जब अटक जाता है इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं जीभ वगैरह से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो इसके जीभ के आगे वाला भाग से मीठा का एहसास होता है, पीछे वाला भाग से कड़वा का एहसास होता है और बगल वाले भाग से जीभ के जो दोनों किनारे हैं ये इस वाले भाग से खट्टा का एहसास होता है। आगे ध्यान देंगे जीभ के पर इस चीज को बात कर लिए कि जीभ से और दांत से बेहतरीन तरीका से भोजन जो है से मिल गया, छोटा छोटा हो गया। हम यकीन करते हैं कि यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद उसको लार ग्रंथियां से जो लार निकलते हैं उससे उसको बेहतरीन तरीके से मिलाएंगे और तब वो ग्रास नाली के सहयोग से उसको अमाशय तक ले जाएंगे। तो चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मानव के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और लगभग मानव में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 टन लार स्रावित होते रहता है। कभी कभी देखिएगा कि बच्चा में ज्यादा लार स्रावित होता है, पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए बच्चा देखिएगा जब मतलब घूमते रहेगा छोटा में तो उसको हमेशा लार मतलब गिरते रहता है नीचे। लेकिन ज्यादा बड़ा होने के बाद लार वगैरह कम स्रावित होता है। तो बच्चा में ज्यादा लार स्रावित होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ऐसे ही वो उठा कर खाने लगते हैं, उनको पता नहीं चलता, घूमते रहते हैं, कुछ उठा कर मुंह में डाल देते हैं, इस तरीके से कुछ भी कर लेते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लार स्रावित होना बच्चों को जरूरत होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम वगैरह पाया जाता है। वही एंजाइम कीटाणु वगैरह को मारने का काम करता है। तो देखेंगे कि 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होता है वो कौन कौन से ग्रंथि है और कौन से ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। लार ग्रंथि लगभग 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन स्रावित होता है मानव में। पहला ग्रंथि से पैराटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि। ये देखिएगा ये सबसे बड़ा ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। और ये दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा सबमेंडिबुलर। ध्यान देंगे कि पैराटिड ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि है और ये ग्रंथि में जो हम लोग का सबसे मानव में कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथि है, पैराटिड ग्रंथि।
पैरोटिड ग्रंथि सांप में भी पाया जाता है, सांप में पैरोटिड ग्रंथि, इसी में जहर वगैरह पाया जाता है। तो देखिएगा सफेरा लोग जो सांप लेकर के घूमता है, उन सफेरा वाले सांप में वो जब लोगों को दिखाने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से उसको डांस करवा रहा है, लेकिन नागिन डांस करवा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। वो अगर जो उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं काटेगा, जंतु कभी भी किसी को काट सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है जो जहर वाला ग्रंथि पाया जाता है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, वो सफेरा लोग उसको निकाल लेता है। तो काटने के बाद भी वो किसी पर जहर का एहसास नहीं होगा, वो विष का एहसास नहीं होगा। तो इसीलिए सफेरा लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि अगर जो काट भी लेंगे तो कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वो पैरोटिड ग्रंथि को, यहाँ पर पैरोटिड अंदर ग्रंथि होता है, पैरोटिड ग्रंथि को निकाल लिया जाता है। उसके बाद सबलिंगुअल ग्रंथि होता है और एक होता है सबमेंडिबुलर। तो इन तीनों ग्रंथियों से देखेगा तो 4 प्रकार के एंजाइम स्राव होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, डाइस्टेट, म्यूकस। देखिए ज्यादातर बुक वगैरह में आप देखिएगा तो लाइसोजाइम और टाइलिन के बारे में देगा, लेकिन मेडिकल वगैरह सब क्षेत्र में जो भी बेहतरीन बुक है उन सभी में डिटेल से पढ़ेगा तो इतनी तरह के उसमें हार्मोन एंजाइम स्रावित होते रहते हैं। देखिए लाइसोजाइम सब का यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है। हम लाइसोजाइम की बात करेंगे तो ये जीवाणु को मारने का काम करता है। लाइसोजाइम जो है से जीवाणु को मारने का काम करता है और ये बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि बच्चा वगैरह जो है ज्यादातर कोई भी चीजों से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। वो कोई भी चीज उठा करके कीटाणु वगैरह सब काची लगा रहता है वो उठा करके आराम से खाने मुंह में डाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको में लाइसोजाइम नहीं पाया तो कीटाणु वगैरह नहीं बनेंगे तो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ेंगे। इसलिए भगवान हर लोगों को सोच समझ करके बनाया कि किसमें जरूरत क्या चीज है उसके अनुसार उसमें ढाला गया है, उसमें दिया गया है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को मारता है। उसके बाद टाइलिन और डाइस्टेट जो है देखिएगा मंड को ही बोलते हैं स्टार्च, को पाचन करता है। देखिएगा टाइलिन और डाइस्टेट, ध्यान देंगे टाइलिन और डाइस्टेट ये एंजाइम स्रावित होते हैं मानव के लार ग्रंथिया से, और ये जो है मानव के मुंह में थोड़ा बहुत लार में जो पाया जाता है भोजन में मंड और स्टार्च, इसको बोलते हैं मंड या स्टार्च एक ही नाम है, ये इसका पाचन करने का काम करता है। देखिएगा ध्यान से तो जितनी भी सारे खाद्य पदार्थ हैं उन सभी की जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण जिसको हम लोग ठेठ भाषा में गांव में ज्यादातर नाम लेते हैं चोकर, चोकर में इसको बोल सकते हैं। चोकर वगैरह जानवर वगैरह को दिया जाता है वो मिला करके, तो देखिए खाने में तो मंड वगैरह, मंड स्टार्च या जिसको चोकर भी बोल सकते हैं, ये चीज का हम लोगों में भी जरूरी है और ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भोजन की जो भी बाहरी वाली आवरण होता है जिसको बोलते हैं बाहरी आवरण, जैसे गेहूं वगैरह का जो पिसाता है तो उसमें से भी चोकर वगैरह निकलता है। तो और भी सारे जितने भी भोजन होते हैं उनका बाहरी आवरण जो होता है, फुल्की जो होता है बाहरी वाला, उसी का आवरण को बोलते हैं मंड या स्टार्च या इसी को चोकर भी बोल सकते हैं, और इसका पाचन का काम करता है टाइलिन और डाइस्टेट। तो डाइस्टेट मंड या स्टार्च कह सकते हैं या चोकर कह सकते हैं, इनका पाचन करने का काम करता है और यह एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो एक चीज ध्यान देंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मानव के मुंह से ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ का जो है वो अंश बचता है। तो मानव के मुंह में कार्बोहाइड्रेट का एक कुछ भाग है जो बच पाता है, उस पर क्रिया कर पाता है, बाकी यहाँ पर प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। और वो भी हम आराम, अगर जो हम कोई भी भोजन तुरंत कर लेंगे, मतलब खाएंगे तो पेट से पार कर देंगे नीचे में, तो उस समय पाचन की क्रिया नहीं होता है, क्योंकि पाचन तभी ना हो पाएंगे जब दांत उसको बेहतरीन तरीके से काट के उसे छोटा किया जाएगा, पीसा जाएगा और उसके बाद लार ग्रंथिया से मिलेगा और उस पर ग्रंथिया से निकालने वाली जो एंजाइम है उस पर जो है तो वर्क करेगा, उस पर हार्मोन मतलब एंजाइम जो है स्रावित होने के बाद उस पर कुछ काम करेगा, तभी तो वो उस पर पाचन की क्रिया होगा। तो यानी चोकर वगैरह, मंड वगैरह का पाचन का काम करता है टाइलिन और डाइस्टेट। यहां तक यकीन करते हैं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में एक म्यूकस है, म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है, मुलायम बना देता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। ध्यान देंगे म्यूकस का क्या काम है मानव के मुंह में, जब हम लोग दांत से बेहतरीन तरीका से भोजन को पीस कर काट कर एकदम छोटा छोटा कर दिए, उसके बाद हमको लार ग्रंथिया से जितनी भी सारे लार ग्रंथिया से एंजाइम स्रावित हो रहे हैं,
एंजाइम उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो भोजन को बहुत ही सुरीली तरीका से चिपचिपा बनाता है, मतलब मुलायम करता है। मुलायम काम करने का म्यूकस जो है स्रावित हो जाता है, वही मुलायम करता है। इसमें ध्यान देंगे कि इसी के सहयोग से अब जो भोजन है यहाँ पर बेहतरीन तरीका से भोजन आराम से मिल गए। आप देखेंगे जब हम भोजन को चिबा लेते हैं और बेहतरीन तरीका से लाल बनाते हैं वो मिल जाते हैं, तो अगर जो कोई होने के बाद अगर जो देखेगा कि जो बाहर निकलेगा तो उस चिबाए हुए भाग को बोलते हैं बोलस। यानी यहाँ पर मुंह के पास चिबाने के बाद लाल ग्रंथि से मिलने के बाद यहाँ पर जो भोजन का आवरण जो बन जाता है उसको बोलते हैं बोलस। बस बोलस कुछ है नहीं एक्चुअली में, जो चिबाने के बाद भोजन मतलब मुख गुहा में चबा लिया भोजन और लाल ग्रंथि से मिल गया, मिलने के बाद जो आवरण उसका दिखाई देता है वो बोलस के रूप में होता है। उस आकृति या उस फंक्शन को वहां पर जो इस तरीका के दिखाई देने वाला आवरण है उसी को उस तरह के भोजन वाला प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। उसके बाद ये भोजन जो है यहाँ पर मुख गुहा में चबाने के बाद लाल ग्रंथि से मिलने के बाद यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रहणी, ग्रसनी, ग्रसनी। देखिए मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये मुख गुहा किसको बोलते हैं, मुंह में जो खाली स्थान होता है ना उसी को गुहा बोलते हैं, जिसमें हम लोग भोजन वगैरह रखने के बाद वो भोजन बेहतरीन तरीका से वहां पर मिलता है। तो ये खाली जगह है मुंह में, उसी में भोजन बेहतरीन तरीके से मिलने का काम होता है। खाली नहीं रहेगा तो मिलेगा कहाँ पे। उसके बाद भोजन मिला हुआ लाल से भोजन वो ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी जो होता है मुख गुहा का पिछला भाग होता है और ग्रसनी आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। ग्रसनी आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर एक भाग होता है श्वास नली होता है और दूसरा होता है ग्रास नली। इसको बोलते हैं ग्रास नली। ओस्टियोफेगस, ध्यान देंगे यहां पर ग्रसनी यानी बोलस के रूप में बना हुआ भोजन ग्रसनी के सहयोग से इस पॉइंट तक आता है और इस पॉइंट में आने के बाद इस पॉइंट को बोलते हैं फुट पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बस भोजन के आने का एक माध्यम है जिसके मतलब जगह से वो क्रॉस करता है भोजन। तो चिपचिपा बन गया भोजन। अब चिपचिपा बना हुआ भोजन छोटे छोटे फॉर्म में देखिए क्रमाकुंचन की क्रिया होगा। क्रमाकुंचन किसको बोलते हैं, तो बहुत सारे मलहम वगैरह या जो लगाया जाता है या फिर कोलगेट वगैरह देखिएगा खत्म हो जाएगा तो उसमें बेहतरीन तरीके से इधर से हल्का हल्का फोर्स लगाते हुए आगे तक बढ़ते हैं। उसी को अगर चिपते चले जाते हैं तो यानी आगे छोटा छोटा कुछ भी अंश जो बचता है उसको आगे चलते चला जाता है। तो वही वाला भाग वैसा ही प्रक्रिया करता है क्रमानुकुंचन। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो डायरेक्टली रूप से हमारा आमाशय में नहीं आता है, क्योंकि आमाशय में डायरेक्टली रूप से भोजन आएगा तो हाथ से ऊपर से एक प्रकार से गिरेगा तो चोट लगेगा आमाशय की तली पे। तो इसके लिए क्या कहते हैं क्रमाकुंचन की क्रिया होता है, यानी आराम से भोजन इस पाइप के फुट पाइप के माध्यम से धीरे धीरे आमाशय में आने का वर्क करता है। तो यही देखेगा यहाँ पर जो होता है क्रमाकुंचन इस फॉर्म में भोजन के फॉर्म में छोटे छोटे भाग में होकर के आते रहता है फुट पाइप से। थोड़ा सा बात करेंगे पैरोटिड, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि हो गया। इन चारों एंजाइम जो स्रावित है वो भी काम हो गया क्लियर। उनके में क्या क्या इनका फंक्शन